ज़िंदगी में बहुत लोगों के मुँह से सुनते हैं कि हमें वेरिकोज़ वेन्स है, लेकिन इसका इलाज है कि नहीं, बहुत सारे लोग इस पे कन्फ्यूज़ रहते हैं और इसको इग्नोर भी कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हमाद, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर हमाद, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमारे सामीन को बताइए कि ये वेरिकोज़ वेन्स क्या होती हैं और इसकी क्या होने की क्या वजूहात होती हैं? जी अंबर, जैसा कि आपने कहा कि वेरिकोज वेन यूजुअली हमारे यहाँ सोसाइटी में अनडायग्नोज रहता है, लोग इस पर इतनी तवज्जो नहीं कर पाते हैं और इसको एज अ डिज़ीज़ नहीं लेते हैं और इसको नेगलेक्ट करते हैं। एक्चुअली इसमें होता ये है कि जो हमारी बॉडीज़ में दो तरह की वेसल्स होती हैं, एक आर्टरीज़ और एक वेन। आर्टरीज़ जो होती हैं वो ब्लड लेके जाती हैं आर्म्स में, लेग्स में और बॉडी के हर पार्ट में। तो जो रिटर्न होता है वो अगेन टू हार्ट, वो थ्रू वेन्स होता है। तो लेग्स, जैसे कि हम जानते हैं कि इसका पर्पस खड़ा रहना, वॉकिंग करना है, तो इसमें ये होता है कि जो रिटर्न होता है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो लोग जिनके प्रोफेशन इस तरह के होते हैं कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग हैं, जैसे पुलिस हैं, सोल्जर हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, और जो दूसरे इस तरह की प्रोफेशन से रिलेटेड, इवन डॉक्टर्स और नर्सेस, तो उनमें ये होता है कि वेन्स डायलेट हो जाती हैं और ग्रेजुअली उसमें ये होता है कि ब्लड जो है वो पूल होना शुरू हो जाता है। और फिर जब इस डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है तो इसमें ये होता है कि स्किन में स्टेनिंग आ जाती है, वुंड्स बन जाते हैं, ब्लीड करने लगते हैं और फिर नॉन हीलिंग अल्सर भी बन जाते हैं। तो जो कि पेशेंट के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। रोज़ाना ड्रेसिंग, ब्लीडिंग, प्रॉपर्ली बात नहीं ले सकते, वर्क नहीं कर सकते, अपने वर्क पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो ये सारे इश्यूज़ फिर इसमें क्रिएट होते हैं। तो डॉक्टर साहब, सिर्फ वही उन्हीं लोगों को ज़्यादातर वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम होता है जो जिनका ज़्यादा खड़ा रहने का ज़्यादा काम होता है, या कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनको ये मसला दरपेश हो जाता है? नहीं, मोस्ट कॉमनली तो ये उन्हीं में होता है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई आपकी फैमिली में जेनेटिक टेंडेंसी है कि फादर को भी था, मदर को भी था, या अंकल आंटी, तो उनमें भी होता है बाज़ दफ़ा। इवन तो कि वो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग उनमें नहीं होती, लेकिन क्योंकि उनकी जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है उस वजह से वो डेवलप कर लेते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ट्रांजिएंट पीरियड के लिए फीमेल्स स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो डेवलप कर लेती हैं। हाँ, उसकी क्या वजूहत उसकी होती वजह है ये होता है कि प्रेगनेंसी? क्योंकि एब्डोमेन में प्रेशर हाई होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो ब्लड रिटर्न को जो है वो रेजिस्ट करता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि ट्रांजिएंटली वेन्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है कि जब प्रेगनेंसी ओवर होती है तो उसके बाद वो दोबारा से अपनी नॉर्मल कंडीशन की तरफ रिटर्न हो जाती है। वास फीमेल्स में पूरा कंप्लीट प्रोसेस रिटर्न हो जाता है 100%, और कुछ में जो है वो डिफेक्ट्स थोड़े रह जाते हैं कि 10% 20% वो डायलेट रह जाती हैं परमानेंटली, और फिर विद फर्दर प्रेगनेंसीज के साथ फिर वो आहिस्ता आहिस्ता और एग्रीवेट होती जाती है। सही। अच्छा डॉक्टर हमाद, इसको मतलब क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि शुरू में ही अगर जब ये होना शुरू हो जाए तो हम उसको उसी वक्त ही कंट्रोल कर सकें? तो क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह पता चलता है? क्या स्पेशली ये सिर्फ टांगों में ही होते हैं या जिस्म के किसी हिस्से में? क्योंकि वेन्स तो हमारे पूरे ही जिस्म में, बिल्कुल। तो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है और या सिर्फ टांगों पे ही होता है? मोस्ट कॉमनली यानी समझ लें 90% तो ये टांगों में होता है। ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है कि आर्म्स में हो या फिर दूसरी जगहों पे हो, जैसे बाद दफ़ा एसोफेगस में एसोफेजियल वेराइसिस जिसे हम कहते हैं वो डेवलप होती है। तो समझ लें 80 to 90% ये लोअर लेग्स में ही होता है, और उन्हीं वजूहत की वजह से जो कि हम डिस्कस अभी हमने की। तो क्या सिम्टम्स होते हैं? हाँ, सिम्टम्स में ये होते हैं कि इनिशियली पेशेंट जो है वो हैवीनेस फील करता है एंड ऑफ द डे पे, या अगर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है तो आफ्टर 2 to 3 आवर्स, 4 to 5 आवर्स वो फील करने लगता है कि टांगों में बोझ सा है, हैवीनेस हो रही है, फटीग सा लगने लगता है उसको। और फिर इस सिम्टम्स के साथ ग्रेजुअली फिर उसको कुछ अरसे में वेन्स विजिबल होना शुरू हो जाती हैं लोअर लेग्स पे, डायलेटेड प्रोमिनेंट वेन्स, और स्किन में फिर उन वेन्स के एडजेसेंट एरियाज़ में जो है वो स्टेनिंग कह लें या अल्सर्स, जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स के साथ यूजुअली पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम मतलब हमें किस पेशेंट, अगर कोई पेशेंट है और उसको ये मसला होना शुरू हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए सबसे पहले? अम, क्योंकि यूजुअली हम जब चल फिर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आता और हम समझते हैं कि ठीक है,
चल फिर तो रहे, हमारे बिल्कुल मसले नहीं हो रहे, तो बिल्कुल। हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आप ऐसा क्या मशवरा देंगे कि उन पेशेंट्स को जब सिम्टम्स नमूदार हो तो फ़ौरन से क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इसमें ये कि परसिस्टेंटली अगर पेन रह रहा है पेशेंट को, और वो नोटिस करता है कि मैं जब ज़्यादा देर खड़ा रहता हूँ तो पेन स्टार्ट हो जाता है, फटीग होने लगता है, तो उसको फ़ौरन ये कि अपनी सबसे पहले कि हिस्ट्री खुद वो अपना वो जायज़ा ले कि क्या क्या सिम्टम क्या वो करता है, या क्या चीज़ें हैं जिससे उसका पेन बढ़ता है या कम होता है। अगर वो इस चीज़ को नोटिफ़ाई करता है कि मैं प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पे पेन बढ़ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो किसी डॉक्टर से या जीपी से उससे कंसल्ट करे। और स्पेशली अगर वो ऑब्ज़र्व करता है कि पेन के साथ उसकी वेन्स भी अब प्रोमिनेंट रहने लगी हैं, बल्ज आउट हो जाती हैं स्किन से, और ज़ख़म बन रहे हैं या स्टेनिंग आ रही है, पिगमेंटेशन स्किन में हो रही है, तो फिर तो ये ऑलमोस्ट यानी कि कन्फर्मेटरी है कि उसको कुछ इश्यूज़ है वेन्स के साथ। तो उसको फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से, जीपी अपने जो भी रिलेटेड जीपी फिजिशियन हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, और एक ऐसे रिव्यू कराएं, क्योंकि यूजुअली और भी कॉजेज़ होती हैं लिम्ब पेन की। तो अच्छा डॉक्टर रिजवान, ठीक, ये तो खैर समझ आ गया कि हम ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे। इससे पहले मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे आपने खुद कहा कि ये बहुत इग्नोर कर दिया जाता है इस बिल्कुल बात को, हमारे बिल्कुल। माशरे में इस वाले मसले पे ज़्यादा नहीं काम किया जाता। तो अगर हम इसको ट्रीट नहीं कराते तो फिर क्या होता है, मतलब आगे जाके और क्या सीरियसनेस देखी हाँ, जाती है? इसमें यही कि ग्रेजुअली डायलेट होती जाती हैं वेन्स, पिगमेंटेशन हो जाती है, धब्बे पड़ जाते हैं जल्द पे, और उसके बाद फिर अगर फर्दर आप और फिर भी तवज्जो ना दें तो फिर ज़ख़म बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं, वो ब्लीड करना शुरू कर जाते हैं, और फिर वो ब्लीडिंग ऐसी होती है कि कंट्रोल नहीं होती बाज़ दफ़ा, और पेशेंट जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ये इश्यूज़ होते हैं इसमें। अच्छा, इसमें कोई वेस्कुलर ये जो आपकी वेरिकोज वेन्स हैं, इसमें कोई टाइप्स भी होती हैं इनकी कोई? हाँ, इसकी बेसिकली ग्रेडिंग होती है। जब इनिशियली प्रेज़ेंट करते हैं वेन्स बहुत ही फाइन सी उस पे होती हैं स्किन पे, 3 एमएम से सॉरी 3 एमएम से लेस साइज़ में होती हैं। उसके सब क्लिनिकल हम इसे कहते हैं। उसके बाद फिर जो क्लिनिकली अपीयरेंट होती हैं, जब इनका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है, 3 एमएम से साइज़ में इंक्रीज़ हो जाती हैं, विज़िबल हो जाती हैं, प्रोमिनेंट हो जाती हैं, तो फिर हम इसको स्टेज क्लासिफ़ाई करते हैं। फिर इसके साथ-साथ जब सूजन भी आने लगती है तो फिर क्लास 3 हो जाती है, तो इस तरह से इसकी क्लासिफ़िकेशन। उसके बाद फिर जब ज़ख़म बनने शुरू हो जाते हैं तो क्लास 4 या 5 तक बात होती है, और फिर जब वो ज़ख़म हील नहीं होते तो इसको हम लास्ट क्लास यानी क्लास 6 में C6 में कहते हैं कि ये C6 में आ गया, और ये यानी कि लास्ट स्टेज होती है, और उसके बाद अगर आप नहीं करेंगे सर्जरी या वो फर्दर, तो मे बी के फर्दर एम्पुटेशन या उसकी नौबत आ जाए। ठीक। अच्छा सामीन, डॉक्टर साहब एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, तो कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा ही इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सामीन, अगर आप हमें कॉल करना चाहें और इस पे कोई भी सवाल करना चाहें तो आप हमें 021-111-000-105 पर कॉल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट डॉक्टर हमाद से सवाल कर सकते हैं। अगर आप हॉट FM 105 के फेसबुक पेज पे भी मैसेज भेजना चाहें तो आप वहाँ हमारी लाइव वीडियो के नीचे भी हमें मैसेज भेज सकते हैं। 888 1 के ऊपर भी अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाकर हॉट लिखकर स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए और उधर भी मैसेज भेज सकते हैं। स्टे ट्यून विद अस। We'll be right back after this short commercial break. मेरे अल्फाज मेरी फिर आप आगे से घूमते ही आए थे फिर? नहीं, तो मुझे पेट्रोल पंप के बिल्कुल बराबर में चली थी, आगे थोड़ा जाके तो फिर वो सर्विस पे कंटिन्यू किया, फिर इधर टर्न हुआ। आप क्यों ड्राइव कर रहे थे? हाँ। अरे वो दूसरी आदमी तो अपनी गाड़ी भेजता है। नहीं, एक बंदा भेजता है लेकिन खुद ड्राइव करता है। पानी पी लिया? अब मैं हमारा तो हाँ रहेगा बीच में तो होता है तो। सरसब्ज फर्टिलाइजर्स, जमीन की जान, फसल की शान। मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन की बात की करनी थी, मैंने उसको प्लान किया हुआ था कि 12 बजे के बाद मैं एक तरीके से रिक्वेस्ट हम आ गए 10-15 मिनट के बाद मैंने कहा कि आपको 15 मिनट में तो मैंने आपसे बात करनी है। बात करें साइट्स को थोड़ा सा हल्की से दबा के कर सकते हैं हम उसकी ट्रीटमेंट करें, या फिर और बीमारियों को बताएगा। और जैसे आपने कहा था ना कि वेस्टर्न डिजीज़ और कौन कौन सी हैं उसको भी थोड़ा सा बात करेंगे।
जैसे अपनी डाइट फिट से आपका इसमें क्या सवाल थे जो थोड़ा सा आपने मुझे बताया था कि वही क्या कौन बनाता है, क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं उससे। हाँ ये भी रेस्टोरेंट इसके हाँ वेन्स के थ्रू या कौन बनाते हैं और क्या प्रॉब्लम है। अच्छा और डायबिटीज़ से आपने कहा था कि मरीजों को जो क्या डायबिटीज़ फूड, यानी कि जो उनके फूड में वूंड हो जाते हैं, वही इन्फेक्शन हो जाता है तो हम लोग डायबिटिक फूड कहते हैं, वो भी हम लोग डील करते हैं। ये भी डिस्कस कर सकते हैं। समटाइम्स एक सिम्टोमेटिक भी होती है ये उसको भी थोड़ा बताइए। और क्या चीज़ इसमें और क्या पूछ सकते हैं? ट्रीटमेंट हो सकती है, इसमें एडवांस ट्रीटमेंट हो सकती है, अगर ट्रीटमेंट वगैरह आई है उस पर डिस्कशन हो सकती है थोड़ी एडवांस, तो इसमें रिसेंट एडवांस क्या अंबर आपकी होस्ट आपकी फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव सुनते भी हैं और हॉट एफएम 105 के फेसबुक पेज पर आप इसको लाइव देख भी सकते हैं। कोई पैगाम भेजना चाहें तो अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शंस पे हॉट लिख के और स्पेस दीजिए और मैसेज लिखिए और 8881 पे भी हमें आप भेज सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं और हमेशा की तरह आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 021-111-000-105 पर। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद हमाद आलम, कंसल्टेंट वेस्कुलर सर्जन फ्रॉम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि क्या क्या टाइप्स होती हैं वेस्कुलर आपकी वेरिकोज वेन की। वेरिकोज वेन हमारा आज का टॉपिक है। जी डॉक्टर साहब। तो जैसे हम ब्रेक से पहले इसकी स्टेजिंग पे बात कर रहे थे और ग्रेडिंग पे कि जैसे जैसे डिजीज़ सीवियर होती जाती है तो क्लास 1 से 6 की तरफ के पहले खाली वेन्स अपीयर होती हैं, फिर उसमें एडीमा और स्वेलिंग होने लगती है फुट में, जिसे हम क्लास 3 कहते हैं, और फिर ग्रेजुअली उसमें पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन में और उसकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जैसे C4 क्लास पे हम ले आते हैं। और फिर जब वुंड बन जाता है तो 5, और लास्टली अगर वो वुंड हील नहीं हो रहा तो 6 में वो आ जाती है, जो कि लास्ट स्टेज होता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब इसमें कॉमन जो एज है आप उसको क्या समझते हैं कि किस एज में वेरिकोज वेन्स यूजुअली ज़्यादा देखी गई है? मोस्टली फीमेल्स में थोड़ा अर्ली प्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि जैसे मैं बताया उनमें प्रेगनेंसी के साइकिल्स होते हैं जिसकी वजह से वेरिकोज वेन एग्रीवेट होती हैं। तो फीमेल्स में यूजली 30-40 पे अपीयर होता है, मेल्स में यूजुअली 40-50 में ये प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके अलावा अर्ली भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली ये एजेस हैं जिसमें ये प्रेजेंट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जो लोग जो बहुत ओवरवेट होते हैं तो उनके साथ भी ये इशू आ सकता है? बिल्कुल, उनमें बिल्कुल टेंडेंसी ज़्यादा होती है वेट की वजह से कि उनमें वेन्स जल्दी, वेरिकोज वेन जल्दी अपीयर हो जाए। ठीक है। अच्छा जैसे यूजुअली ये भी देखा गया है कि जो ख़वातीन को मेनोपॉज़ का प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से भी ये होते हैं वेरिकोज? उससे डायरेक्टली सच कोई रिलेशन नहीं है वेरिकोज वेन का, तो इसमें ऐसा कोई ऐसा रिस्क फैक्टर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अच्छा समटाइम ये भी देखा गया है कि वेरिकोज वेन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, कोई एज सच उनकी सिम्टम्स नहीं होते, तो क्या ऐसे उसको ट्रीटमेंट किया जाता है या छोड़ दिया जाता है? उसमें ये कि प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे कि स्टॉकिंग्स आती हैं वेरिकोज वेन के लिए, वो इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी चाहिए अगर आपको वेन्स अपीयर्स हो गई हैं, प्रोमिनेंट हैं, ऑल्दो के वो पेन नहीं कर रही हैं, पिगमेंटेशन नहीं की है उसने, तो लेकिन ये कि प्रिकॉशनरी मेजर्स पे आप जब आपका टाइम है, वर्किंग आवर्स हैं, तो उसमें आप बिल्कुल वो स्टॉकिंग यूज़ करें, और जब आप आ जाते हैं रेस्टिंग फेज़ में, रेस्ट कर रहे हैं होम में, तो आप पहले उसको रिमूव कर दें, लेकिन वर्किंग टाइम में उसको यूज़ करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब अगर इसको हमें चेक करना है कि ये वाकई ही वेरिकोज पेन है तो फिर इसके लिए कोई लैब टेस्ट होता है या कोई इमेजिंग होती है? बिल्कुल, इसके लिए इमेजिंग होती है कि इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड होता है इसका, डॉपलर वेनस, जो कि हम करते हैं, जो कि चेक करता है सारी वेन्स को कि क्या है उसका डायमीटर, डायलेट कितनी हो गई हैं, नॉर्मल कितनी होती हैं, डायलेट कितनी होती हैं, और फिर ये कि जहाँ वो ड्रेन होती हैं तो वहाँ पे जो वेन्स में वेल्व्स होते हैं, जो कि जैसे ही ब्लड ऊपर ड्रेन होता है तो वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं, तो वो वेल्व्स सही फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनकॉम्पिटेंट हो गए हैं,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेक्ट होती हैं अल्ट्रासाउंड से। तो वो इसके लिए डायग्नोस्टिक होता है डॉप्लर अल्ट्रासाउंड वेनस, तो वो यूजली हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। एक कॉल है, डॉक्टर साहब कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉल है हमारे साथ कॉल पे। वालेकुम सलाम ज़ुबैदा अदीब नॉट नाज़ाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरा अभी अंबर ने बात की मेनोपॉज की। मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है नेबर्स में यहाँ वहाँ अबव 50, इनके जब ये वेरिकोज हो जाते हैं या मेनोपॉज होता है तो ओवरवेट गेन, बहुत ज़्यादा वजन गेन करती है। नतीजा ये है कि इस सिलसिले में इनको सीवियर आर्थराइटिस है। हर दूसरी तीसरी औरत को मैं देख रही हूँ, हमारे नेबर्स में तो बहुत ज़्यादा अबव 50 या 50 है। लेकिन वाकई ये मेनोपॉज की वजह से, ओवरवेट की वजह से वेरिकोज में ज्यादती हो जाती है और पेन करने लगती है और आर्थराइटिस हो जाता है। मेरा ये सवाल है आपसे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपने कॉल करने का। बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। अच्छा, इसमें जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मेनोपॉज का डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं है वेरिकोज वेन से, लेकिन अगर वेट गेन होता है तो बिल्कुल उसकी वजह से वेरिकोज वेन हो सकती है। और आर्थराइटिस का तो डायरेक्ट रिलेशन है वेट के साथ। जाहिर बात है जो आपके जो मेन जॉइंट जो आपका बॉडी वेट बियर करते हैं वो नी जॉइंट्स ही होते हैं, और जाहिर बात है जब आपका वेट इंक्रीज़ होगा तो उस पर एक्स्ट्रा लोड होगा। तो जब ये एक्स्ट्रा लोड होता है तो विद द टाइम विद द एज इसमें आर्थराइटिस डेवलप हो जाते हैं। तो आर्थराइटिस की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन वेरिकोज वेन्स का एज सच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बट अगर हाँ पेशेंट ओवर वेट होता है तो बिल्कुल मे बी अगर मोनोपॉज के जैसे वेट यूजुअली ख़वातीन का गेन हो जाए तो आपने कहा कि जैसे ओवर वेट की वजह से यकीनन ये मसला हो सकता है। मेनोपॉज से उसका कोई डायरेक्ट नहीं है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, डायग्नोसिस के लिए तो आपने बताया कि इसमें अल्ट्रासाउंड की होती है। अब हम जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में चाहूँगी कि किन किन प्रोसीजर्स के ज़रिए इसकी ट्रीटमेंट होती है। जैसे अभी थोड़ी पहले डिस्कशन हुई कि प्रिवेंशन के लिए हम स्टॉकिंग यूज़ करें। तो इनिशियल स्टेज में पेशेंट हमारे पास जैसे प्रेजेंट करता है कि लाइटली वेन्स अपीयर हो रही हैं स्किन में जो कि 3 mm से कम है या अभी इतनी प्रोमिनेंट नहीं हुई, तो हम भी इनिशियल स्टेज में स्टॉकिंग ही एडवाइस करते हैं उसको। तो डॉक्टर साहब स्टॉकिंग से रुक जाता है स्टॉकिंग से ये होता है कि हाँ प्रोसेस रुक जाता है, रिवर्स नहीं होता लेकिन रुक जाता है। अगर पेशेंट रेगुलरली यूज़ कर रहा है ख़ासतौर पर वर्किंग आवर्स में तो ये उसको स्टॉप कर देता है। स्पेशली वो फीमेल्स जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में ट्रांजिएंटली वेरिकोज वेन डेवलप करती हैं, तो उसमें ये जो है बहुत ही सुइटेबल है और इफेक्टिव है। तो इनिशियल स्टेजेस में यूजली हम अपने पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब करते हैं, पेन है तो सिम्टोमेटिक पेन रिलीफ के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, और अगर पेशेंट उसको रिस्पॉन्ड करता है तब तो वो कंटिन्यू करता है। लेकिन अगर पेशेंट के सिम्टम इंक्रीज़ होते हैं या वेन्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं तो फिर हमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। कॉल ऐड कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी तनवीर साहब। वालेकुम सलाम। ठीक है। ठीक है, थैंक यू तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। जी तनवीर साहब, जैसा आपने बताया कि आपको पेन रहता है, और अगर तो आपको ये खड़े होने पे पेन बढ़ जाता है या जब आप वॉक करते हैं सुबह के टाइम में या वर्किंग टाइम में घर में या कहीं पे भी, तो अगर 2-3 घंटे वॉकिंग पे या खड़े रहने पे ये पेन इंक्रीज़ होता है तो डेफिनेटली ये चांस है कि ये वेरिकोज वेन हो। और अगर साथ में स्पेशली आपने बताया कि वेन्स अगर डायलेटेड हैं, उभरी हुई वेन्स आपको दिख रही हैं, तो बिल्कुल ये वेरिकोज वेन का मसला हो सकता है। इसके लिए ये कि आपको वेस्कुलर सर्जन को जो कि आपके करीब में जो भी अवेलेबल है हॉस्पिटल में है वहाँ आप दिखा सकते हैं, और वो ये कि फिर आपको फर्दर अल्ट्रासाउंड या और जो उसकी ट्रीटमेंट है उसके बारे में आपको गाइड करेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि हम स्टॉकिंग के साथ उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अगर ना हो तो फिर? जी,
करना हो तो फिर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ हमें जाना होता है, जैसे जिसमें हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो सर्जरी है मेनली। उसमें फिर 2-3 टाइप्स की सर्जरीज हैं, और अभी ये रिसेंटली जो ट्रीटमेंट्स आ रही हैं उसमें ये कि नॉन इन्वेजिवली अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशंस, ये सारे मेथड्स आ रहे हैं जिसमें ये कि आप मिनिमम इंसिजन देके और इसको ट्रीट करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी से सारी है। बिल्कुल बिल्कुल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो ज़ियाउद्दीन में ये तमाम टेक्नोलॉजीज़ के साथ सर्जरीज हो रही हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे स्टार्ट हो गई है रिसेंटली और ये के अवेलेबल हैं और ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब जब ये तमाम प्रोसीजर्स कर दिए जाते हैं तो क्या वेरिकोज वेन दोबारा तो नहीं होती है या फिर बिल्कुल ठीक हो जाता है? कितना सर्जरी के बाद कितना टाइम लगता है नॉर्मल होने में कि वापस आप खड़े हो सके देर तक या चल फिर सके, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको? देखिए यूजुअली जो जैसे लोअर लेग्स हैं उसमें एक के 15 to 20 वेन्स होती हैं जो कि टोटली वेन को ब्लड को ड्रेन करती हैं अपर बॉडी में। तो उसमें यूजुअली होता है कि जब एट अ टाइम 4 to 5 जो डिजीज़्ड होती हैं जो कि हम सर्जरी में ट्रीट करते हैं या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन जो है एडवांस मेथड है उससे ट्रीट करते हैं, तो उसके बाद डेफिनेटली चांस होता है अगर पेशेंट प्रिकॉशंस नहीं लेता है या आफ्टर सर्जरीज वो स्टॉकिंग इस्तेमाल नहीं करता है तो उसमें अगेन चांस होता है कि वो वेरिकोज वेन डेवलप करे। तो ऐसा नहीं है कि सर्जरी के बाद बिल्कुल आप जो है बेफिक्र हो जाएं और समझें कि अब ये नहीं रिटर्न होगी। आपको बिल्कुल इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं आफ्टर सर्जरीज। ठीक, तो डॉक्टर साहब क्या सेल्फ केयर आप समझते हैं जो आफ्टर सर्जरी हमें करनी चाहिए कि जिससे दोबारा ना हो? अगेन यही कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग को अवॉइड करें। अगर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करनी है, आपका प्रोफेशन ऐसा है, तो फिर आप बाकायदगी से स्टॉकिंग यूज़ करें। उसके बाद जब रेस्टिंग आवर्स में आप बैठे हैं, लेटे हैं, तो अपने फुट को, टांगों को ऊंचा रखें ताकि ब्लड जो है वो अपवर्ड ड्रेन हो। सोते वक्त दोनों टांगों के नीचे पिलो रखें ताकि वो थोड़ा सा ब्लड को जो है वो ड्रेन करें अपवर्ड बॉडी में। तो ये सारी प्रिकॉशंस को लेनी होंगी। थोड़े से अपना हाइजीनिक केयर फुट का, लेग्स का वो करें। अच्छा, इस सर्जरी के बाद जो नॉर्मल वॉक है ये तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं? बिल्कुल, वॉक हम प्रीफर करते हैं। वॉक इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि जब हम वॉक करते हैं तो मसल्स जो होते हैं वो वेन को प्रेस करते हैं, और जब वो वेन को प्रेस करते हैं तो ब्लड जो उसमें पूल होता है वो ड्रेन आउट होता है अपर बॉडी में। सिर्फ जो स्टैंडिंग है जिसमें आप मूव नहीं कर रहे, एक ही जगह खड़े हैं, उसमें ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि मसल्स एक्टिव नहीं होते हैं और वेन्स में ब्लड पूल होता रहता है और फिर वो वेन्स को डैमेज करता है और डायलेट करता है। लेकिन वॉकिंग जो है वो इसके लिए गुड, इस पे यानी पॉजिटिव इफेक्ट है इस डिजीज़ पे उसका। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये भी कहा जाता है कि जो पानी ज़्यादा पीना भी कहीं ना कहीं वेरिकोज वेन को हेल्प करता है, ऐसा है? देखिए हमारे साइंटिफिक लिटरेचर में तो इसका ऐसा जिक्र नहीं है कुछ डायरेक्टली, लेकिन ये कि अदर देन साइंटिफिक अगर होम्योपैथिक या अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं तो उसका मुझे ऐसा इतना वो नहीं है। सही। अच्छा, और मतलब इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू खाने की कितनी इम्पोर्टेंट है? कितना आपको अच्छा खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, कि ये भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं इसके लिए? हाँ, जैसे कि कहते हैं कि जो वाइटामिन्स हैं, स्पेशली विटामिन ई, जो ये वेन्स की जो है वॉल को स्ट्रेंथन करती है, उनकी टोन इंक्रीज़ करती है, और इसलिए हम बाज़ अपने पेशेंट्स में जो वेनोटोनिक एजेंट्स भी एडवाइस करते हैं जो कि वेन्स की टोन बढ़ाती हैं, तो स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो बिल्कुल इसका रोल है। सही। अच्छा, अगर हम और भी वेस्कुलर डिजीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि इसके अलावा भी कोई वेस्कुलर डिजीज़ होती हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी में एज सच वेस्कुलर सर्जरी का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, और अभी ये स्पेशली अंडर डेवलपमेंट है। इतने वेस्कुलर सर्जन्स सिटी में या हमारी कंट्री में अवेलेबल भी नहीं है, तो इसलिए लोगों को इसके बारे में इतना इल्म नहीं है। लेकिन वेस्कुलर सर्जरी जो है बेसिकली डील करती है ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेसल्स, यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जो ब्लड लेकर जाती हैं बॉडी में, और वेन्स जो कि रिटर्न करती हैं टू द हार्ट। अब इससे रिलेटेड जैसे हमने वेरिकोज वेन अभी हमने डिस्कस किया, इसके अलावा और भी आर्टरीज जैसे डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज में उनकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, उसके वजह से फिर फुट में अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं, नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं, और फिर एम्पुटेशन तक की बात आ जाती है, तो वो भी वेस्कुलर सर्जन्स डील करते हैं।
इसके अलावा जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं उनके ब्लड को क्लीन करना होता है डायलिसिस मशीन के ज़रिए, तो उस मशीन को कनेक्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडी के साथ और ब्लड को ड्रेन करके क्लीन करने के लिए एक पोर्ट चाहिए होता है जिसे हम आर्टेरियो वेनस फिस्टुला कहते हैं। वो भी हम वेस्कुलर सर्जन ही क्रिएट करते हैं। उसमें ये कि आप एक आर्टरी को और एक वेन को मिला देते हैं ताकि आपको एक हाई वॉल्यूम और हाई फ्लो प्रेशर के साथ मिल सके, ताकि वो मशीन में जाए, रन करे और क्लीन होकर वापस आ जाए। तो वो भी यूजली हम ही क्रिएट करते हैं। उसकी फिर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि किसी के बाद दफ़ा नॉन फंक्शनिंग हो जाता है या क्लोज बंद हो जाता है या बाद उसमें स्वेलिंग हो जाती है या बाद रप्चर हो जाता है, ब्लीड करने लगता है, तो उसकी जितनी भी डिटेल जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सब हम ही लोग डील करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन डिजीज़ में ये है, हम डील करते हैं। इसके अलावा जो और भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि एन्यूरिज्म होता है जिसमें आर्टरीज होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं और फिर उसमें जब वो और ज़्यादा डायलेट होने लगती हैं तो फिर उसमें रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो वो एन्यूरिज्म की प्रॉब्लम है वो हम लोग डील करते हैं। इसके अलावा भी अगर जितने भी जैसे ट्रॉमा के पेशेंट या किसी की भी किसी हादसा की वजह से उसकी आर्टरी या वेन कट जाती हैं, उसको रिपेयर करना हो, उसको जोड़ना हो, अच्छा वो भी वो होता है। सारे बिल्कुल वो सारे मामला भी यूजली वेस्कुलर सर्जन ही करते हैं। ठीक है, ओके। तो अच्छा डॉक्टर साहब, मैं स्पेशली जैसे आपने हादसात की बात की, तो यूजली जब हादसात इस तरह के पेश आते हैं, यूजली अगर मैं बात करूँ वो लोग जो बाइक चलाते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उनके साथ आपको पता है तो ये लोग हेलमेट भी नहीं पहनते और तस्वीरिंग भी करते हैं जिसकी वजह से बहुत हादसात इनको पेश आते हैं। तो जब एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट्स, तो जो भी इस तरह के हादसात आते हैं तो उस वक्त जब हॉस्पिटल लेके आया जाता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना कि एट द पॉइंट ऑफ इमरजेंसी वहाँ पर जो हादसा हुआ उस पर किस तरह पेशेंट को उठाया जाए या रखा जाए, कितना इम्पोर्टेंट है। तो जब आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, जैसे आपने कहा कि वेस्कुलर सर्जन कोई वेन रप्चर है या कुछ, उस पर भी काम करते हैं, तो क्या हादसे के वक्त पेशेंट को जिस तरह लेके आया जाता है या उस वक्त उसको फ़ौरन क्या ट्रीटमेंट दी जाए, तो क्या इम्पोर्टेंट होती है? बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट आती है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया इसमें। जैसे स्पेशली अगर हेलमेट का आपने जिक्र किया कि नहीं पहनते हैं तो हेड इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जो कि फैटल इंजरी होती है और बहुत से पेशेंट्स की डेथ वाकई हो जाती है। इसके अलावा वेस्कुलर सर्जरी के लिए जैसे आपने कहा कि अगर फ्रैक्चर है लिम्स का या आर्म्स का, तो बिल्कुल उसमें ये होता है कि उसको स्टेबलाइज किया जाए, स्प्लिंट किया जाए। जैसे अब आप ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि अगर ज़ाहिर बात है फ्रैक्चर है और जो बोन्स हैं उसके साथ साथ आर्टरीज भी रन कर रही होती हैं, तो अगर बोन्स मूव होंगी ब्रोकन तो वो अगर आर्टरी डैमेज नहीं भी होगी तो वो उसको डैमेज कर देगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप मूव करें तो पेशेंट को स्प्लिंट कर दें, उसका ब्रोकन आर्म है या लेग है, ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, फर्दर मूव ना करे और अगर जो स्ट्रक्चर्स डैमेज नहीं हुए हैं कम से कम वो सेव हो जाए। और दूसरी एक जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हमारे अगर कोई आर्टरी या वेन्स इंजर्ड होती है तो इसमें हमारे पास आर्टरीज की इंजरी के बाद सिर्फ 6 आवर्स होते हैं कि हम उसको दोबारा से रिपेयर कर दें या रिप्लेस कर दें, क्योंकि अगर 6 आवर गुजर जाते हैं तो उसके बाद जिस ऑर्गन को या टिश्यू को सप्लाई कर रही होती है वो डेड हो जाता है और जब एक दफ़ा डेड हो जाए तो वो इरिवर्सिबल होता है। अब उसके बाद अगर आप उसकी आर्टरी रिपेयर भी कर दें, उसकी ब्लड सप्लाई बहाल भी कर दें तो अब कोई फ़ायदा नहीं होने का। तो हमारे लिए 6 आवर्स बहुत क्रिटिकल होते हैं। तो आमतौर पे क्योंकि हमारे यहाँ वेस्कुलर सर्जरी का कॉन्सेप्ट नहीं है तो पेशेंट ट्रांसफ़र में देर होती है और बाद दफ़ा डायग्नोज भी हो जाता है, डॉक्टर डिटेक्ट भी कर लेते हैं तो पेशेंट रेफ़र नहीं हो पाता प्रॉपरली टाइमली, और जिसकी वजह से वो जो गोल्डन पीरियड है 6 आवर का वो गुजर जाता है और जिसकी वजह से जो है वो फिर पेशेंट की एम्पुटेशन हमें करनी पड़ती है फर्दर, क्योंकि हम फर्दर लिम्ब उसका सेव नहीं कर सकते। तो ये एक रीज़न होता है कि प्रॉपर रेफरल या प्रॉपर टाइम पर रेफर नहीं करने की वजह से मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक जो गोल्डन आवर्स की बात है वो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देखो अच्छा डॉक्टर साहब, ये वेस्कुलर जो डिजीज़ेज़ होती हैं, क्या ये हार्ट की जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ उनसे थोड़ी डिफरेंट होती हैं? हाँ, एक्चुअली देखें जो हमारी फील्ड है वेस्कुलर सर्जरी, ये तो पहले कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी जो कार्डियक सर्जन्स थे वो कार्डियक की वेसल्स को भी डील करते थे और बाकी बॉडी को भी डील करते थे। लेकिन अब ये क्योंकि सेपरेट हो गई है, कार्डियक सर्जरी अलग और वेस्कुलर सर्जरी अलग डेवलप्ड हो रही है, तो वो कार्डियक सर्जरी यूजुअली जो है वो हार्ट की जो वेसल्स होती हैं उसको डील करते हैं, उसके प्रॉब्लम डील्स करते हैं। उसके अलावा जो जितनी भी वेसल्स हैं जो कि ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं, कैरोटिड आर्टरीज, लिम्ब की आर्टरीज हैं,
वो सब हम वैस्कुलर सर्जरी डील करती है। सामीन, आप भी अगर कोई हमसे सवाल करना चाहें तो डॉक्टर हमाद आलम मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, कंसल्टेंट वेस्कुलर सर्जन फ्रॉम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। और हम वेरिकोज वेन्स और इससे रिलेटेड और भी जो वेस्कुलर डिजीज़ हैं उस पर बात करें। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 021-111-000-105 के ऊपर, और आप हमें फेसबुक पे लाइव भी मैसेज भेज भी सकते हैं और आप हमें देख भी सकते हैं। अच्छा डॉक्टर हमाद, अगर हम वेरिकोज वेन्स की बात करते हैं तो यूजुअली बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि घरों में या और भी ऐसे इंटीरियर या बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी यूजुअली वेट गेन का, जैसे आपने कहा, मैं वेट गेन पे इसलिए ज़्यादा बात करनी चाहती हूँ कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल इस तरह है। यकीनन देखें, ये वेरिकोज वेन्स तो ऐसी हैं बिल्कुल हम इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो अदर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या हमारी शुगर डिजीज़ है, जो हर, अब कहा जाता है कि हर तीसरे बंदे को ब्लड प्रेशर और शुगर का मर्ज आम है। तो जो ये वेट गेन है जिसकी वजह से वेरिकोज भी हो रहा है, तो आप एज ए डॉक्टर, ज़ाहिर है जब आपके पास भी कोई डॉक्टर एज कोई पेशेंट एज अ वेरिकोज वेन्स के साथ आता है, वेट गेन हो, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, कैसा खाना पीना चाहिए, ज़िंदगी में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं? क्योंकि अब अगर हम कोविड-19 की बात करें तो लाइफस्टाइल बहुत बदल गया। ठीक है, हमारे बच्चे, अगर हम स्पेशली बात करें, मुझे तो लगता है कि ये सारे प्रॉब्लम अब और जल्दी लोगों के अंदर आएंगे कि हम लोग सिर्फ घरों पे बैठकर अब काम कर रहे हैं। एक कॉल देते हैं, फिर इसका जवाब भी दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी, कहाँ से बात करें? जी जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? ठीक है, आप कहाँ काम करते हैं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे इसमें आपसे ये पूछना था कि आप क्या काम क्या करते हैं? उसमें आप खड़े रहते हैं ज़्यादातर या बैठ के काम? और आपको साथ में कोई ब्लड प्रेशर, शुगर की कोई और बीमारी है साथ? या आपने कभी अपनी शुगर चेक करवाई कभी? अच्छा, जैसे आपने बताया कि दाने निकले हैं, तो आमतौर पर यूजली दाने का ताल्लुक नहीं होता वेरिकोज वेन से। ठीक है, लाइव सुनिए इसका जवाब ना। जी अक्सर। हाँ, तो आमतौर पे जो है, जो दाने हैं इनका ताल्लुक नहीं होता वेरिकोज वेन से। ये हो सकता है कि आप जिस फैक्ट्री में करते हैं काम, तो उसमें वहाँ से ये कि गर्मी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से उसमें इन्फेक्शस दाने हो गए हों, जिसमें आप एंटीबायोटिक यूज़ करें तो उम्मीद है कि वो सबसाइड हो जाएंगे। हो सकता है भी जो आप एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं वो उतनी मौसर ना हो उसके लिए। तो उसके लिए ये कि आप एक या तो टेस्ट करते हैं, और अगर टेस्ट नहीं है तो फिर ये कि एंटीबायोटिक चेंज करके देख सकते हैं। जिसके लिए जो आपने दाने बताए सीन के लिए, उसके लिए आमतौर पर जो है वो कोमोक्सिक्लेव जो है वो उसके लिए आइडियल होती है। तो वो इंशाल्लाह अगर आप यूज़ करें तो 5 दिन में उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आ जाएगी। कौन कॉल है? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अल्लाह के भाई जतोई बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, तो साहब क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि मेरा बेटा है, उसकी एज तकरीबन 1 ईयर है, ठीक है। तो उसको एक प्रॉब्लम है, मतलब पोटी सही नहीं करता, ये कोई हर्निया की डिजीज बता रहे हैं। तो उसके लिए कोई आपके यहाँ स्पेशल डॉक्टर आएंगे, कोई टाइमिंग है, या डॉक्टर साहब मुझे बता देंगे उसका क्या तरीक़ेकार हो, उसको किसका ऑपरेट अच्छा, होगा? जुतई साहब, ऐसा है कि अभी हम ना वेरिकोज वेन्स के बारे में बात करें, तो अगर आप डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो आप ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में किसी भी अच्छे कौन से डॉक्टर साहब, किस डॉक्टर को अगर हर्निया का मसला तो ये दिखाएं? 1 साल का क्योंकि बच्चा तो उनको पीडियाट्रिक सर्जन देखेंगे। ठीक है, जो बच्चों के सर्जन होते हैं ना, आप उनसे रब्ता करें किसी भी अच्छे अस्पताल में, तो आप फिर आप इस मसले का हल कर सकते हैं। हाँ,
यही मैंने पूछना था, मैंने कहा शायद आपके यहाँ कोई ऐसा डॉक्टर अवेलेबल हो, उसका भी प्रोग्राम कर रहे हैं जिसकी ज़्यादातर आप बच्चे को नॉलेज। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अस्पताल ज़रूर ले जाएं, ये मेरा आपसे मशवरा है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक ठीक है है, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया चितौरी साहब आपकी कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब हमारे पास चंद 2-3 मिनट हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल और हाँ, वेट गेन पे थोड़ा सा बता बिल्कुल दीजिए। जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। स्पेशली कोविड के बाद तो हम बहुत ही ज़्यादा जो है निकलना, आउटिंग, एक्सरसाइज बिल्कुल निगलेक्ट हो गई है। एक्चुअली बहुत सारी बीमारी जिसका से ताल्लुक है कार्डियोवास्कुलर का और दूसरी चीज़ों का, लेकिन सबसे पहले डाइट में ये है कि जो हम हाई शुगर हाई कैलोरीज डाइट है उनको अवॉइड करें। जैसे हमारे यहाँ रिवाज है, हर चीज़ कोई भी ओकेजन होता है उस पर मिठाइयाँ, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत जो कि ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज होती हैं और सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं। दूसरे नंबर पे फिर हमारे यहाँ आ जाती हैं फ्राइड चीज़ें, कि चिकन फ्राई हो रही है और डिफरेंट चीज़ें फ्राई हो रही हैं, और ये तो दूसरे नंबर पे ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके मुकाबले में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट और ग्रेन्स ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, तो इन चीज़ों को इससे रिप्लेस करें आप। अच्छा, उसके बाद फिर जो है अपनी जो आपका लाइफ स्टाइल है उसमें ऐसा हो कि वॉकिंग रखें। आप इस तरह की आदत डालें कि जैसे कहीं नियर बाय शॉप पे जाना है, नमाज के लिए जाए तो प्रीफर करें कि पैदल जाएं, तो वो थोड़ी सी वॉक होगी लेकिन रेगुलर होगी, दिन में 5 दफ़ा या 4 दफ़ा, तो इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा और इसमें आप अच्छा खासा वॉक कर लेंगे। बिल्कुल। और अगर उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा 2 घंटा आप ऐसी सिंपल एक्सरसाइज जो घर पे हो सकती हैं, योगा हो गई, बिल्कुल। पुशअप्स हो गए, सिंपल जिसमें आपको कोई स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, आप वो करें जिसमें आपका फैट बर्न हो और मसल स्ट्रॉन्ग हो और वेट भी लूज हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए। आखिर में कैसा लगा शो पे आके, और रेडियो की अफादियत पे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, तो कि मेरा फर्स्ट टाइम था लेकिन बहुत ही मुझे इसमें मज़ा आया और अच्छा लगा, और स्पेशली लोगों से बात करके और उनके क्वेश्चंस का जवाब दे के। बिल्कुल आज के जो हमारा मीडिया का दौर है इसमें बिल्कुल रेडियो का एक अपना रोल है, बिल्कुल। और इस तरह के प्रोग्राम से लोगों को बहुत हेल्प आउट होती है कि उनमें एक कॉन्सेप्ट अवेयरनेस आती है, कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि ये डिजीज़ है, किसके पास जाना है इसके लिए, कहाँ क्या इसकी ट्रीटमेंट से उनको एक बेसिक नॉलेज आ जाती है, फिर इससे उसको उनको अपनी ट्रीटमेंट में बहुत फ़ायदा होता है और मदद मिलती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और यकीनन हम अपने स्टूडियो में हर फ्राइडे को मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इसीलिए मदऊ करते हैं ताकि आपकी सेहत के मुताबिक हम बात कर सकें। सामीन आपने अभी हमारे साथ ही रहना है, अगले घंटे में कुछ और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और आप अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ ही रहिए। ख़बरों का वक्फा है, ख़बरों के वक्फे के बाद दोबारा वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस।